नमस्कार, मैं कुमारी रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने आई हूं, उसका शीर्षक है ग्रुप यानी समूह, जो बीए सेमेस्टर 3 के CC 7 के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। आज मैं टाइप्स ऑफ ग्रुप यानी समूह के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले के ऑडियो में मैं ग्रुप क्या है इसकी चर्चा कर चुकी हूं और आज टाइप्स ऑफ ग्रुप बताऊंगी। अब प्रश्न उठता है कि किसी समूह का निर्माण क्यों आता है या क्यों होता है। जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में देखा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो उन लोगों के बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है और इसी पारस्परिक संबंध के आधार पर ही समूह का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि समूह का निर्माण तो हो गया, लेकिन समूह के निर्माण के अंतर्गत कितने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण समूह के होते हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप या टाइप्स ऑफ ग्रुप, समूह का वर्गीकरण या समूह के प्रकार की चर्चा करेंगे। समूह या समाज प्राय विभिन्न स्थानों में तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग महत्व रखते हैं। उनका स्वरूप तथा विस्तार भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए किसी एक समूह या समाज के रीति रिवाज, चाल चलन, रहन सहन आदि को सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन उसी समूह, समाज या संस्कृति में करता है जिसका वह सदस्य रहता है। अतः अब प्रश्न उठता है कि समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से समूह को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। ये प्रकार निम्न हैं। पहला, प्राथमिक एवं सहकारी समूह, प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप। कूले ने समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंध के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया। कूले ने समूह को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। हिंदी में हम इसे प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह भी या सहकारी समूह भी कहते हैं। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच संवेगात्मक तथा भावात्मक संबंध अधिक पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस प्रकार के समूह के सदस्यों के बीच अभिन्न संबंध रहता है। उनके बीच हम की भावना रहती है, जिससे उनमें अधिक एकता और दृढ़ता पाई जाती है। इस प्रकार के समूहों के सदस्यों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे मनोवृत्तियों, आदतों, कार्य व्यवहारों, स्वभावों आदि में अधिक दृढ़ता पाई जाती है। दूसरी ओर सहकारी समूह या द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच इतना घनिष्ठ संबंध नहीं रहता है। इनके आपसी संबंध के आधार पर धार्मिक निष्ठा, राजनीतिक दल की सदस्यता, वर्ग निष्ठता आदि होते हैं। इनके सदस्यों को सामूहिक रूप से एक जगह एकत्र होने का अवसर नहीं मिलता है, बल्कि वे किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार के समूह में राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक सभाएं इत्यादि की गिनती की जा सकती है। व्यक्ति अपनी सुरक्षा, व्यापारिक लाभ, निश्चित राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही इस प्रकार के समूहों का सदस्य बनता है। दूसरा है स्थायी और अस्थायी समूह, परमानेंट एंड टेम्पररी ग्रुप। कुछ समूह स्थायी स्वरूप के होते हैं और कुछ अस्थायी। जो समूह किसी क्षणिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो समूह बनते हैं, वे बाढ़ खत्म होने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं। परंतु कुछ स्थायी समूह भी होते हैं जो अपने एक लक्ष्य की पूर्ति के बाद दूसरे लक्ष्य की पूर्ति करने में लग जाते हैं। जैसे भारत में बहुत से सेवक समाज हैं,
और इस तरह के समूह को स्थायी समूह कहते हैं। तीसरा है स्व समूह तथा पर समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। यह कहा जाता है कि समान भाषा, समान उद्देश्य और समान अभिरुचि, समान महत्वाकांक्षा और समान चाल चलन आदि वाले व्यक्ति अपना एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। स्वभावतः उनमें दूसरे से अलगाव की कुछ मात्रा पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया कि सामाजिक दूरी तथा मनोवृत्ति की आधारशिला पर स्व समूह और पर समूह का निर्माण होता है। इन दोनों समूहों के बीच दो तत्व भिन्नता लाते हैं। उनमें जाति, भाषा, परंपरा, स्थायी भाव तथा रुचि मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। और स्व समूह जो इन ग्रुप है, इसके सदस्यगण आपस में शांतिपूर्ण रहते हैं तथा समूह के नियमों के एवं आदर्शों का सही ढंग से पालन करते हैं। वे एक दूसरे सदस्य की सहायता करते हैं तथा उनमें समूह भक्ति एवं समूह की भलाई के लिए बलिदान की तत्परता पाई जाती है। उनके सदस्यों के बीच कम से कम मतभेद होता है। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और इसके विपरीत दूसरे जो पर समूह हैं, आउट ग्रुप के सदस्यों में एक दूसरे को पराये समझते हैं। उनमें यह भावना कम रहती है कि उनके साथ अभियोजित करके वह एक साथ चल सके। जैसे भारतीय बहुत सारे ऐसे संघ हैं या ऐसे समुदाय हैं जहां जनता एक दूसरे जनता के प्रति वैसा भाव नहीं रख पाते हैं जैसा कि स्व समूह में संभव होता है। वास्तव में इन लोगों के बीच बातचीत करने तथा उठने बैठने की सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। स्व समूहों के सदस्यों के लिए पर समूह के सदस्यों की भाषा, रहन सहन, लिपि, खान पान सभी विचित्र मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार जीवन के हर स्तरों जैसे परिवारों, पड़ोसियों, राज्यों, सामाजिक वर्गों एवं जातियों तथा धार्मिक समूहों पर स्व समूह तथा पर समूह की भावना काम करती है। पर समूह के सदस्यों के दुखद समाचार तथा क्षति स्व समूह के सदस्यों के लिए खुशी की बात भी हो सकती है। चौथा है खुला तथा बंद समूह, ओपन एंड क्लोज्ड ग्रुप। एल्बर्ट्स ने समूह को दो भागों में बांटा, खुला समूह तथा बंद समूह। उसके अनुसार खुला समूह वह समूह है जो पराये या आगंतुक व्यक्ति को आसानी से अपना सदस्य बना लेता है, और बंद समूह बहुत छानबीन करके पराये व्यक्ति को अपना सदस्य बनाता है। इस समूह का सदस्य बनना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जैसे रोटरी क्लब कहीं का भी या वो किसी भी जगह का हो, बंद समूह की संज्ञा दी जाती है। बच्चों के बीच भी इस प्रकार के बंद समूह का निर्माण होता है और उसके सदस्यों को अपनी भाषा होती है। इस तरह यह समूह जो है उसमें किसी भी व्यक्ति को जब भी चाहे वहां पर जाना संभव कम होता है। पांचवा है संगठित एवं असंगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। संगठित समूह का निर्माण किसी नियम, आदर्श, सहयोग तथा परस्पर एकता की भावना के आधार पर होता है। इसके सभी सदस्य किसी खास अनुशासन से बंधे रहते हैं। उन्हें अपने समूह के नियम तथा आदर्श के अनुसार चलना पड़ता है। ऐसे समूह का मनोबल प्रायः बहुत ऊंचा हो रहता है। वे संकटकालीन परिस्थिति के उत्पन्न होने से नहीं घबराते, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका सामना करते हैं। इसके सदस्य प्रायः समूह की भलाई को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। ऐसे समूहों का निर्माण वास्तव में ऊंचे उद्देश्यों तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके सदस्यों के बीच हम की भावना रहती है, मैं की नहीं। इसके विपरीत असंगठित समूह के सदस्य अधिकतर अपने व्यक्तिगत विचारों तथा उद्देश्यों से संचालित होते हैं। इनके सदस्यों में पारस्परिक संबंध नहीं देखा जाता। एक सदस्य दूसरे सदस्य पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका मनोबल नीचा होता है और किसी क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही ऐसे समूहों का निर्माण होता है। भीड़ या प्रदर्शनकारी इसके उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं।
छठा है लंबीय तथा समतल समूह, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हर्बर्ट मिलर ने समूह को दो भागों में बांटा है, लंबीय समूह और समतल समूह। लंबी समूह में सामाजिक दूरी पाई जाती है, परंतु समतल समूह में विभिन्नता की भावना होते हुए भी समानता और अपनापन का भाव पाया जाता है। समतल समूह के अंतर्गत शिक्षित समूह, संगीतकार के समूह, कवि के समूह आदि को रखा जाता है। एक ही व्यक्ति कवि, संगीतकार तथा शिक्षित तीनों हो सकता है। इस तरह वह तीनों समूहों का सदस्य एक साथ हो सकता है। दूसरी ओर स्त्री समूह तथा पुरुष समूह, धनी समूह तथा गरीब समूह, शिक्षित तथा अशिक्षित समूह आदि को लंबीय समूह के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ एक ही व्यक्ति पुरुष और स्त्री दोनों नहीं हो सकता है, वह दोनों समूह का सदस्य एक ही साथ नहीं हो सकता है, इसमें सामाजिक दूरी पाई जाती है। सातवां है आकस्मिक तथा प्रयोजनात्मक समूह, एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव ग्रुप। मैकडूगल ने समूह को आकस्मिक तथा प्रयोजनात्मक दोनों वर्गों में विभाजित किया है। उनके अनुसार आकस्मिक समूह वह समूह है जो अचानक किसी स्थान पर बन जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। कभी कभी एक समूह का निर्माण हो जाता है, खासकर यात्रियों की सुविधा के लिए इस प्रकार के समूह का निर्माण होता है। इसके सदस्य एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, परंतु प्रयोजनात्मक समूह का निर्माण पूर्व निश्चित स्थान, समय तथा लक्ष्य को लेकर होता है। इस प्रकार के समूह के सदस्यों के बीच मानसिक एकता पाई जाती है। संघ, संस्था इत्यादि इसके उदाहरण हैं। परिवार को भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। आठवां है उदार एवं कठोर समूह, लिबरल एंड होस्टाइल ग्रुप। कुछ समूहों का निर्माण जनता की भलाई के लिए होता है तथा कुछ का निर्माण समाज के नियमों के विरुद्ध एवं जनता की बुराई के लिए होता है। जिस समूह में जनता की भलाई होती है उसे उदार समूह की संज्ञा दी जाती है। जैसे रेड क्रॉस संस्था का निर्माण जनता की भलाई के लिए हुआ है, जबकि चोर, डाकू, गुंडे इत्यादि का अपना समूह होता है जिसका काम दूसरों को लूटना, तबाह करना इत्यादि होता है। इस प्रकार के समूह अपनी भलाई के लिए या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों की बुराई की परवाह नहीं करता है, इसे ही कठोर समूह के अंतर्गत रखा जाता है। नौवां है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समूह, नेशनल एवं इंटरनेशनल ग्रुप। आज वैज्ञानिक विकास के कारण संसार के विभिन्न देश एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। इसी कारण समाज के स्वरूप में भी काफी परिवर्तन आ गया है। लोग किसी एक राष्ट्र को एक समूह के समान समझते हैं। इसी कारण कई राष्ट्रों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का निर्माण होता है, जिसके कार्य से संसार के सभी लोग प्रभावित होते हैं। जैसे यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय समूह कहा जा सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अंतर्राष्ट्रीय समूह कही जा सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय समूह के अंतर्गत कुछ खास राष्ट्र के ही लोग सदस्य रहते हैं और उनका उद्देश्य भी राष्ट्र की भलाई या बुराई तक ही सीमित नहीं रहता। इसके अंतर्गत भारतीय जनसंघ को भी रखा जा सकता है। 10वां है भ्रमणकारी तथा स्थिर समूह, मोबाइल तथा इमोबाइल ग्रुप। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो किसी खास जगह पर नहीं रहते हैं। इस प्रकार का समूह कब कहाँ रहेगा, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष में खानाबदोश को एक ऐसी जाति है जो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहती है और फिर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर जाती है। ऐसे कबीले या जाति को भ्रमणकारी समूह ही कहना उचित होता है। कुछ ऐसे समूह भी हैं जो स्थायी या स्थिर रहते हैं। ऐसे समूह एक ही जगह पर रहकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसे स्थिर समूह कहा जाता है। 11 नंबर का जो वर्गीकरण है वह है समूहों का आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक युग में समूहों को 4 भागों में बांटा जाता है: घनिष्ठ समूह, प्राथमिक समूह, मध्य समूह और सहकारी समूह। इसके अंतर्गत
जो पहला हमारा है वो है घनिष्ठ समूह। घनिष्ठ समूह के अंतर्गत पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि का आ जाते हैं। इसके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंध रहता है तथा इनके सदस्यों के बीच संवेगात्मक गहराई तथा एकता पाई जाती है। दूसरा जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार तथा खेल समूह को रखा जाता है। यहाँ भी सदस्यों के बीच सीधा संबंध रहता है, परंतु उनके सदस्यों के बीच उतनी संवेगात्मक एकता तथा गहराई नहीं पाई जाती है जितनी कि घनिष्ठ समूह में होती है। मध्य समूह के सदस्यों के बीच सीधा संबंध होते हुए भी वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते हैं तथा उनका भावनात्मक संबंध बनावटी होता है। राजनीतिक पार्टियों को सहकारी समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इनके सदस्य आपस में बहुत कम मिलते हैं तथा मिलते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए ही मिलते हैं। इनके सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध रहता है। समूह का ये जो आधुनिक वर्गीकरण है, ये ज्यादातर भीड़, श्रोतागण आदि के बीच में उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जब हम समूह के उपयुक्त विभाजन को ध्यान में रखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में समूह का प्राथमिक तथा द्वितीयक अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी रूप से वर्गीकरण सबसे ज्यादा संतोषप्रद है, क्योंकि यह वर्गीकरण अन्य वर्गीकरण इसके साथ ही मिलते जुलते हैं। अतः ये दोनों समूह जो है वह कूले के अनुसार दिए गए हैं और ये दोनों वर्गीकरण समूह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण समूह में आता है। धन्यवाद।